हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SEE ट्यूशन क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन। दोस्तों, SSC, CHSL, SSC MTS, SSC CGL, SSC GD या अन्य कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें मैथ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, दिल्ली पुलिस, ऐसे काफी सारे एग्जाम हैं जिसमें हमारी मैथ पूछी जाती है। और मैथ में संख्या पद्धति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम इसकी सीरीज करने वाले हैं। आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। डे बाय डे पर चैप्टर के हिसाब से इसको करते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं वर्गीकरण से। आज हम इसमें सीखेंगे क्या, वर्गीकरण में हम आज जानेंगे रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर हम किन्हें बोलते हैं, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर कौन से हैं, फिर ट्विन प्राइम नंबर कौन से हैं। उसके बाद हम जानेंगे को प्राइम नंबर कौन से हैं, रेशनल नंबर कौन से हैं, इरेशनल नंबर कौन से हैं, परफेक्ट नंबर कौन से हैं, फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, नंबर सिस्टम जानने से पहले हमको ये चीज या इनकी डेफिनेशन हमको पूरी तरीके से पता होनी चाहिए, तभी आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देरी ना करते हुए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्या है वो तुम्हारी वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत आती हैं, जिनको आप इस पर, ये जो तुम्हारी एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इधर को आप माइनस में ले लोगे, ये सारी संख्याएं जिस पर आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ये सारी संख्या हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। तो माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक की सारी संख्या हमारे रियल नंबर के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो हमारी 1 2 3 जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनाइट तक। ये सारी हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन हमारा इसमें से बस जीरो हटा दो, जीरो को हम नेचुरल नंबर नहीं मानते, क्योंकि जीरो आपने देखा होगा कि जीरो की क्या किया, बाद में खोज की गई है। तो ऐसा माना जाता है कि जीरो को क्या किया है, डिस्कवर किया गया है। तो जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये चीज आपको याद रखनी है। जीरो प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आता है। हाँ, वास्तविक संख्या के अंतर्गत जीरो आ जाता है, लेकिन नेचुरल नंबर के अंतर्गत जीरो को हम काउंटिंग नहीं करते। आगे चलते हैं। अगला है हमारा होल नंबर, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। जो भी आपने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्या, एक से लेके दो, तीन, चार, पांच, इनमें आप जीरो को ऐड कर दीजिए बस। जैसे ही आपने इसमें जीरो ऐड किया तो ये हमारी कंप्लीट नंबर हो गए, जैसे हम बोलते हैं होल नंबर। तो जीरो इसमें और ऐड कर दिया आपने तो ये हमारी क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगे। तो 0 1 2 3 से लेके आप इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये हमारे सारे नंबर कहलाते हैं पूर्ण संख्या। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक। इंटीजर जो अभी आपने पढ़ी थी वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर जो पढ़े थे, वही हमारे पूर्णांक होते हैं। लेकिन ये पूर्ण संख्या ही हम मानेंगे, उसमें हम सारी ले रहे थे लेकिन इसमें हम नहीं लेंगे। जैसे जीरो हो गया, वन हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और इधर को हमने जैसे लिया था -1, -2 और माइनस का 3। ऐसे ही इधर को माइनस होता चला जाएगा, इधर को प्लस होता हुआ चला जाएगा। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। और ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे आपने देखा कि जीरो से इधर की जो वैल्यू है वो सारी पॉजिटिव है, और जीरो से इधर की जो वैल्यू है वो हमारी सारी नेगेटिव है। तो इधर वाली जो सारी संख्याएं हैं ये हमारी कहलाती हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और इधर की जो सारी वैल्यू हैं वो हमारी कहलाती है नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर हमारे दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। +1 +2 +3 से लेकर इनफाइनाइट तक जो जाती हैं वो हमारी हो गई पॉजिटिव इंटीजर। और -1 -2 -3 और ये माइनस इनफाइनाइट तक आती हैं माइनस में, वो हमारी होती है नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें फिर से आता है जीरो। तो जीरो फिर क्या है, जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमेशा याद रखें कि जीरो केवल एक इंटीजर है, जीरो केवल पूर्णांक है, लेकिन ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ये एमसीक्यू आता है आपका कि जीरो है, चार ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होगा ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा होगा ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। तो आपका यही होगा कि ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। हमेशा याद रखो जीरो एक पूर्णांक तो है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से किसी में भी काउंट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो ये तो सभी को पता है, इवन नंबर और ऑड नंबर, कि जो वो संख्याएं जो हमारी दो से विभाजित हो जाती हैं, दो से विभाजित हो जाती हैं, तो दो से विभाजित होने वाली वो सारी संख्याएं जो दो से कट जाए वो क्या होती है, इवन नंबर होती है। जैसे 428 537 ये दो से कट जाएंगे तो ये तो कैसी है, सम संख्या है।
फिर आता है हमारा ऑड नंबर, तो नॉट डिवाइड बाई 2। वो संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वो हमारी कहलाती है ऑड नंबर, जैसे 337 और 449। ये संख्या 2 से नहीं कटेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। तो कहीं पर भी जो विषम या विषम संख्या जो भी आती है, जैसे अगर मैं विषम संख्या बनाऊंगा तो 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9। ऐसे में सम संख्या को बनाऊंगा तो 2, 4, 6, 8 और 10 और आगे ये बढ़ती रहेंगी। तो कहने का मतलब जो सम संख्या और विषम संख्या जो आती है वो एक पद छोड़कर आती है। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए 50 तक सम संख्या है या विषम संख्या है, तो ये हमेशा कितनी हो जाएंगी, इसकी आती आती कि 50 तक 25 जो होंगी वो सम संख्या होंगी और 25 क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कंपोसाइट नंबर, कंपोसाइट बोलते हैं भाज्य संख्या। तो किसी भी संख्या के अगर दो से अधिक गुणनखंड हैं, किसी भी संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हैं, तो वो संख्या हमारी कहलाती है कि वो संख्या हमारी कैसी है, भाज्य संख्या है। अब गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं वह सारी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दें। और गुणज क्या होते हैं, वह सारी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे मैंने आपने एग्जांपल दिया 12 का, मैं कहूँ 12 के गुणनखंड या फैक्टर बताइए, तो आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। मतलब वो सारे संख्याएं जो इस संख्या को काट दें। 12 को जो काटने वाली जितनी भी संख्या है, 12 को विभाजित करने वाली जितनी भी संख्या है, वो हमारी क्या है, गुणनखंड है। जैसे 12 को एक भी काट देता है, एक तो हर किसी का फैक्टर है, तो एक तो हर किसी को काट देगी। दो, 2 से 12 कट जाता है, 3 से भी 12 कटता है, 4 से भी करता है, 6 से करता है और ये 12 से करता है। उसके बाद कहूंगा 12 के गुणज क्या है, तो गुणज को बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं, मल्टीपल। तो मतलब 12 से कटने वाली संख्याएं कितनी है, तो वही है कि वह सारी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए। तो 12 के गुणज क्या होंगे, 12, 24, 36 और इसके बाद आगे इसका पारा पड़ते चलो जो भी संख्या जितनी 12 से कट रही है, तो क्या है, इसके गुणज है। तो इससे दो चीज हमें को देखने को मिलती है। पहली क्या, कि अगर मैं गुणनखंड की बात करूं, तो गुणनखंड जो होते हैं वो कैसे हैं, गुणनखंड किसी भी संख्या के कैसे होंगे, लिमिटेड होंगे। कैसे होंगे, लिमिटेड होंगे। जैसे मैंने कहा 6 के गुणनखंड बताओ, तो आप कहोगे 6 के जो गुणनखंड होंगे वो 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा और फिर इसके बाद 6 होगा। तो गुणनखंड जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन मैं कहूँ गुणज, तो किसी भी संख्या के जो गुणज हैं वो क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे। क्या होंगे, अनलिमिटेड। मतलब ये इतने बहुत जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो किसी भी संख्या के गुणज जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और गुणनखंड जो होते हैं वो लिमिट में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आया हमारा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो वह संख्या जिनके दो गुणनखंड होते हैं, या वो खुद से एक, या वो खुद से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर। जैसे कोई भी आप संख्या ले ली 5, तो 5 जो है वो एक से कटेगा और 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो वह सारी संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे, या जिनके केवल दो गुणनखंड हो, दो फैक्टर हो, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कभी कभी सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो वो हमारी दो होती है। दो सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो जो होता है वो एक से कटता है और दो से कटता है, तो इसके केवल देखो दो से कट रही है, जिसके केवल कितने फैक्टर, दो फैक्टर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या, दो। फिर आता है एक, एक अभाज्य है कि भाज्य है, तो हमेशा याद रखें कि एक जो है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, जीरो की तरह। जैसे जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव इंटीजर था और ना ही निगेटिव इंटीजर था, उसी तरह हमारा वन जो है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है। कभी ये पूछ जाता है 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप काउंट कर सकते हैं 25। ठीक है, 25। दूसरी बात, अभाज्य संख्याएं जितनी भी हमारी विषम संख्याएं होती हैं, जैसे मैं कहूं सम और विषम, सम और विषम, तो हमारी केवल दो एक ऐसी सम संख्या है जो कि कैसी है, अभाज्य है। बाकी सारी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है, लेकिन विषम। हमारी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो हमेशा विषम होती हैं। क्या होती हैं, विषम होती हैं, केवल दो को छोड़कर। केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम होने के बावजूद भी अभाज्य है, और सारी अभाज्य संख्या कैसी होती है, विषम होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या बन जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 हमारी विषम है तो अभाज्य भी है, 7 हमारी विषम है अभाज्य भी, लेकिन 9 विषम तो है लेकिन ये कैसी है, भाज्य संख्या है। 9 हमारी कैसी है, भाज्य संख्या। 9 भाज्य क्यों है, क्योंकि 9 के जो फैक्टर आप करोगे तो 9 एक से कटेगा, 3 से कटेगा और उसके बाद 9 से कटेगा, तो इसके देखो 2 से ज्यादा होगा, 2 से फैक्टर ज्यादा हो गए, तो जिसके फैक्टर 2 से अधिक हो जाएंगे वो हमारी भाज्य संख्या में पहुंच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सारी विषम संख्या अभाज्य हो। ओके। अगला है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब एक साथ होनी चाहिए, तो जिनका अंतर दो होता है, जिनका अंतर दो होता है वो सीरीज से है, तुम्हारी अभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम कहें 3 और 5, इनका अंतर कितना है, दो, तो ये हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या है। 17 और 19 कैसी है,
अभाज्य संख्या है, जुड़वा। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या है। कोई भी संख्या जिनका कोई कॉमन नहीं होता। मान लो कोई भी दो संख्याओं का पेयर ले लीजिए जिनमें कोई कॉमन नहीं होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। जैसे 2 और 7, इनमें एक भाज्य और अभाज्य हो सकता है, लेकिन 2 और 7 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। या कोई प्राइम, सॉरी जुड़वा नहीं, सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर। मैं आपसे कहूँ 5, 9, तो ये तुम्हारा पेयर कैसा है, क्योंकि इनमें कहूँ कॉमन कोई सी भी संख्या नहीं, तो ये तुम्हारा कैसा है, सह अभाज्य संख्याओं का पेयर है। मैं ले दूं 11 और 13, 11 और 13, तो ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ओके। तो वो सारी अभाज्य संख्या है जिनमें दो का जिनमें कोई कॉमन नहीं होता है, कोई भी मल्टीपल नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा, सॉरी। अगला है हमारा रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जो इन तीन कंडीशन को फॉलो करें। पहली क्या है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए वो संख्या। दूसरा क्या है कि क्यू इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सॉरी, पी बाई क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए संख्या, और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ 5/3, तो -5/3 जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से कम ज्यादा हो सकता है, तो -5/3 क्या है तुम्हारा, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। मैं कहूँ 4, तो कहोगे 4 के नीचे हम हमेशा एक लिखते हैं, तो 4/1 में हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा भिन्न का जो स्वरूप है वो हमारा परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आता है। और कोई भी ऐसी संख्या जो इन तीनों कंडीशन को फॉलो ना करे, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैं कहूँ रूट के अंदर 3, तो रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, तो ये हमारे क्या है, इंटीजर नहीं है। इसके नीचे एक तो लिख सकते हैं, लेकिन रूट 3 हमारे इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में हमारी कैसी रहती है, पूर्ण संख्या लिखी जाती है, वास्तविक संख्या में तो आ जाएगी। तो ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 24/13 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आप कहोगे 24/13 p/q के फॉर्म में तो लिखी है, ये बात सही है, पहली कंडीशन जी सही है। दूसरी क्या आती है कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यों मान नीचे था, ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये बात भी सही है। उसके बाद क्या था कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो दोनों 24 और 13 दोनों पूर्णांक है, तो ये हमारी संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? परिमेय। 5 एक परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है? तो आप कहते हो तो 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। फिर मैं बोला रूट 24 एक परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे रूट 24/√36। रूट 24 जो होता है वो किसी का वर्ग नहीं होता, 36 तो 6 का होता है, तो उसको तो आप 6 लिख सकते थे। तो ये तुम्हारी क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 36 प्लस रूट 25 अपॉन रूट 625 माइनस 25। आप इसको सॉल्व कर लो थोड़ा। आप कहोगे रूट 36 जो है वो 6 है, और रूट 25 है वो 5 है, बट रूट 625 है वो 25 है, और माइनस का 25, तो 6 में से 5 गया तो 1, और 25 माइनस 25 हो गया 0। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, ये बात सही है, लेकिन क्यू मैंने बताया था जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर क्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है। तो ये हमारी कैसी संख्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ओके। आगे चलते हैं। आगे हमारा, याद रखें कि जीरो फिर कैसी संख्या है, अकेली केवल जीरो, तो जीरो को हम क्या लिखेंगे, 0/1। 0/1, मैंने बोला 25/0, ये हमारी क्या संख्या है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि क्यू हमारी जीरो है और यहाँ पर क्यू क्या है, 1 है, तो जीरो हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। जीरो कैसा है, परिमेय संख्या। पाई की बात की जाए तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा अगर तुमसे सवाल कभी भी दे रखा है कि 4 पाई/3, तो आप कहोगे ये कैसी संख्या है, तो आप कहोगे ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर मैं कहूँ पाई का मान 22/7 अगर आपको दे रखा है, तो ये कैसी संख्या है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। पाई का मान हमारे साथ परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई जो होती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ये ध्यान रखना। बोला जाए पाई का मान कितना होता है, 22/7, वो हमारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो खुद है वो अपरिमेय संख्या है। आगे फिर आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को क्या बोलते हैं, या किसको हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे, तो जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए, ऐसी संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे हमारा 6, क्या है 6, 6 के आपने गुणनखंड करे 1 आ जाए, 2 से कटती है और ये 3 से कटती है, ये इसके गुणनखंड है। लास्ट वाला ये 6 छोड़ देते हैं, इसको नहीं ऐड करते। ठीक है, अंतिम को छोड़ देते हैं, उसको छोड़ के, वरना तो हमेशा आगे ही जाएगा। तो इनको आप ऐड करोगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो इनका योग भी कितना होगा, 6, और ये 6 के फैक्टर है। तो जिनके गुणनखंडों का योग उसकी संख्या के बराबर हो जाता है, वो संख्या हमारी क्या होती है, परिपूर्ण संख्या कहलाती है। तो 6 हमारी क्या है, परिपूर्ण संख्या है। आगे फिर आता है हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू।
फेस वैल्यू को बोलते हैं हमारा जातीय मान, और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। हमेशा याद रखो कि किसी भी व्यक्ति का स्थान और जाति दो चीजों हम लोग बनवाते हैं। स्थानीय जो होता है वो आसानी से हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति दिल्ली रह रहा है और वो इलाहाबाद रहने लगे तो आसानी से रहने लगेगा, लेकिन उसकी जाति जो होती है वो मोस्टली चेंज नहीं होती है। जाति क्या होती है? परिवर्तित नहीं होती। स्थान तो होता रहता है, जाति नहीं होती। तो हमेशा याद रखो, दो अंक में लिखेंगे 675 86, और यहाँ पर भी 675 86। मैं कहूँ 6 का जातीय मान बताओ तो यहाँ पर 6 ही है, और यहाँ कहूँ मैं 7 का बताऊं तो 7 का भी 7 रहेगा। यहाँ 6 की बात करूं तो यहाँ पर भी 6 ही रहेगा। मैं बात करूं 5 की तो 5 ही रहेगा। तो हमेशा याद रखो कि किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू वही खुद संख्या होती है। किसी भी संख्या की प्लेस वैल्यू क्या होती है? वो खुद संख्या होती है। लेकिन स्थानीय मान क्या होता है? जैसे मैंने कहा 6 का तो आप कहोगे 6, मैंने कहा 8 का तो 8 के बाद ये देखो कितनी संख्या है, तो आप कहोगे 6, मतलब एक संख्या है। तो 8 और इसमें एक जीरो जोड़ दोगे तो 80। मैं कहूंगा 7 का तो तुमने लिखे 7, और इसके बाद संख्या गिन लो 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो तो 7000। जैसे मैं कहूँ 6 का कितना स्थानीय मान, इस वाले 6 का, तो आप कहोगे यहाँ पर 6 और 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दो। ये तुम्हारा क्या होगा? 6 का स्थानीय मान होगा। ठीक है ना? वाह। तो जातीय मान या फेस वैल्यू वो किसी भी डिजिट का वही सेम संख्या होती है, लेकिन स्थानीय मान हम इकाई के अंक तक गिनते हैं और उतने जीरो को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है ना? एक दूसरी बात कि हमेशा अगर मैं बात करूं इकाई की, तो इकाई के अंक का स्थानीय मान या और जातीय मान दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे दो, यहाँ पर इकाई का अंक 6 और यहाँ पर भी इकाई का अंक 6 है, तो इन दोनों में क्या है? ये इसका भी जातीय मान कितना है? 6 है, और इसका भी कितना है? 6 है। तो हमेशा याद रखें कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान अगर इकाई के अंक पर है तो हमेशा वो सेम रहता है। ठीक है? और दहाई के अंक पर है, सैकड़े के अंक पर है, हजार के अंक पर है, तुम्हारा स्थानीय मान चेंज होता रहेगा, लेकिन हमारी फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है? आज के लिए इतना ही। आज में हमने क्लियर की इसमें डेफिनेशन कि किस चीज को हम निकालते हैं, किस अंकों को क्या बोलते हैं। चैप्टर 2 में हम जानेंगे इसका डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल जिसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे उसकी नोटिफिकेशन आएगी आप तक वो जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही।